वीडियो वी विल स्टडी अबाउट स्पेस क्वांटाइजेशन। अब देखो स्पेस क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है। वी नो ऑलरेडी अबाउट द टर्म क्वांटाइजेशन मीन्स दैट इज नॉट discrete, that is discrete, not continuous. Just like our DC signal, you can say in electronics, these are the quantization, like we have a specific value 1 2 3 discrete values, not a continuum limit. जब एटम को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट प्रोसेस अबाउट द फील्ड डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट है वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना, घूमना शुरू कर देती है। प्रीसेशन मीन्स घूमना, वो उसकी फील्ड की डायरेक्शन में जब घूमना शुरू कर देती है तो उसको ही हम बोलते हैं लार्मर प्रीसेशन। ठीक है, इसका जो एल होता है, एल यानी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। हम यही बोल रहे हैं कि उसकी ऑर्बिट घूमना शुरू कर देती है उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो जो उस ऑर्बिट के अलॉन्ग जो उसको घूमना शुरू कर देती है वो उसको एक कौन ट्रेस करती है। उनके बीच में एक स्पेसिफिक एंगल होता है जिसको हम आगे निकाल लेंगे कोस थीटा की फॉर्म में। उस एंगल को निकालेंगे कि वो कौन ट्रेस करता है, वो एंगल को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, और ये भी डिस्क्रीट वैल्यूज़ हो सकती हैं, ये थीटा कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, यानी एल और बी हमेशा कभी भी वो नहीं पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं हो सकते। मतलब इफ द मैग्नेटिक फील्ड बी इज अलोंग जेड एक्सिस, जैसे कि इसमें आप देख सकते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है तो कंपोनेंट ऑफ एल पैरेलल टू द फील्ड इज, देखो एल जो है ऊपर की डायरेक्शन में है। ठीक है, हम एल जेड ऐसा मान रहे हैं। एल के हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं, एक एल जेड कोस थीटा, एक साइन थीटा। हम सिर्फ कोस थीटा की बात करेंगे। कोस थीटा वो वाला होगा जो इसके अलोंग द बी होगा। ठीक है, तो ये एल जेड कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, एल उसकी डिवाइड में ही चला जाएगा जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू एल जेड डिवाइड बाई एल। क्यों? क्योंकि एल जेड की वैल्यू एल कोस थीटा थी। क्वांटम मैकेनिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम एल, इट्स जेड कंपोनेंट एल जेड आर क्वांटाइज्ड अकॉर्डिंग टू द रिलेशन इज दिस। वी नो कि एल की वैल्यूज के अंदर क्वांटाइज होती है और वो क्या होती है, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच कट। एच कट इज एच अपॉन 2 पाई। उसी का ही अगर हम जेड कंपोनेंट की बात करें तो वो एल जेड होगा और उसको हम निकालेंगे एम एल एच कट से। अब हमें निकालना है कोस थीटा। ठीक है, तो हम इन दोनों वैल्यू को कोस थीटा के टर्म्स में पुट कर देंगे, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू एल जेड डिवाइड बाई एल। इन दोनों ही टर्म्स में एच अपॉन जो 2 पाई है दोनों ही टर्म्स में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एम एल डिवाइड बाई अंडर रूट एल एल प्लस वन आ जाएगा। अब एम एल की वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, हमारे पास अगर एल गिवन एल के लिए एल कुछ भी हो सकता है, जो भी होगा एम एल की वैल्यू उसकी प्लस माइनस एल होगा। ठीक है, यानी एम एल कैन हैव 2l plus 1 values. Okay, so the angular momentum vector L can have 2l plus 1 discrete orientation with respect to the magnetic field. The quantization of orientation of atom in space is known as space quantization. इसी quantization of orientation of atom is known as space quantization. आप इसका एग्जांपल से भी समझ सकते हैं जो बिल्कुल इजीली आपको समझ आ जाएगा। मान लो हमारे पास L की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू 2 है तो एम एल की वैल्यू क्या हो सकती है, -2 से +2 तक, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, और एल की वैल्यू जो कैपिटल एल है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अंडर रूट एल एल प्लस वन एच कट। एल की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 अंडर रूट 6 एच कट। ठीक है, अब इसके अंदर हम इनको डिवाइड कर देंगे। कोस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, इनको डिवाइड करना होता है, एम एल डिवाइड बाई अंडर रूट एल एल प्लस वन। ठीक है, एम एल की कितनी वैल्यूज हो सकती है हमारे पास 5, और एल की भी कितनी आ जाएंगी उसको डिवाइड कर करके 5। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 वैल्यू आएंगी, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5 डिफरेंट वैल्यूज आई। तो यानी हमारे पास इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि एम एल की देखो जो बिल्कुल एक्स डायरेक्शन एक्स एक्सिस पे है उसको हम एम एल इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, उससे ऊपर जो है 1 2 और नीचे क्या है -1 -2। और इसमें आपने नोटिस किया होगा कि एम एल की वैल्यू बिल्कुल भी बी से कोइंसाइड नहीं कर रही, यानी वो एग्जैक्टली उसके उस साइड उस डायरेक्शन में नहीं हो सकती, उसके बल्कि कुछ और एंगल उसके साथ कुछ ना कुछ एंगल जरूर बनाएगी। एल कैन नेवर बी अलाइन एक्जैक्टली पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द बी सिंस एम एल इज ऑलरेडी स्मॉलर देन दिस। ठीक है, एम एल जो है इससे हमेशा कम रहेगा। अब ये एक स्पेस ओरिएंट जो हमने स्पेस क्वांटाइजेशन किया है, यह एक थ्योरी थी। इसको प्रूफ किसने किया, प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। स्टर्न एंड गर्लिच नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1921 में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, एटम को मैग्नेटिक फील्ड से निकाला। सबसे पहले हमारे पास सिल्वर एटम को प्रोड्यूस करा ओवन से इसने एक बीम निकाली सिल्वर एटम्स की। ये बीम फाइंड करने के लिए हम कोलीमेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसको डायरेक्शन देती है और उसको फाइंड करती है, मतलब जगह जगह नहीं फैलने देती, उसको बिल्कुल स्लिट से पास होने देती है। फिर उसको हमने नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड में रखा, नॉर्थ साउथ। अब एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, वही उसका स्पेस क्वांटाइजेशन होगा। स्पेस क्वांटाइजेशन हुआ तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ पाई गई। ए बीम ऑफ न्यूट्रल एटम, अब मैं बताऊंगी कि उसमें क्या पाया गया, पहले इसको थोड़ा पढ़ ले। तो ए beam of neutral silver atom is formed by heating silver in an oven. It was collimated by a few line sheets and then through a non-homogeneous magnetic field. It shows that the field intensity increases in 2 direction. मतलब जो फील्ड की इंटेंसिटी थी वो 2 डायरेक्शन में ज़्यादा पाई गई। ए प्लेट नो ट्रेस ऑफ डायरेक्ट बीम वाज ऑब्टेन, यानी अगर हमारे पास एक प्लेट है, उसके मतलब जो दीवार पे फोटोग्राफिक प्लेट है ना यहाँ पे, इसके ऊपर बिल्कुल भी बीच से जाने वाली लाइन एक भी नहीं थी। सिर्फ 2 डायरेक्शन में हमारे पास बीम ऑब्टेन हुई, एक पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में और एक नेगेटिव जेड डायरेक्शन में।
इट शोज द फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेज इन टू डायरेक्शन एट प्लेट, नो ट्रेस ऑफ डायरेक्ट बीम, यानी नॉन होमोजेनियस फील्ड से निकलने के बाद कोई भी सेंटर पे कोई भी जो है बीम ऑब्टेन नहीं हुई। इंस्टीड सिर्फ टू फेसेस वर ऑब्टेन्ड सिमेट्रिकली विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्ट बीम, यानी सेंटर से सिमेट्रिकली दो डायरेक्शन में बीम पाई गई, एंड दैट इज स्प्लिटेड इनटू टू डिस्क्रीट कंपोनेंट्स, दैट इज +1 प्लस z डायरेक्शन एंड इन माइनस z डायरेक्शन। व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड यूजिंग अदर एटम्स, ये तो सिल्वर के एटम्स के केस के लिए था, जब हमने अलग एटम्स के केस के लिए यूज़ किया तो क्या हुआ, इन केस ऑफ द बीम फाउंड टू स्लिट इनटू टू और मोर डिस्क्रीट कंपोनेंट, सिलिकॉन के लिए ठीक है टू डिस्क्रीट कंपोनेंट आए, लेकिन और अगर हम और एटम्स लेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिस्क्रीट एटम्स आएंगे, ये वही डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एल, एम एल वैल्यू चेंजेस एंड देन डिस्क्रीट एंगल वी विल फाइंड आउट, ठीक है। दिस रिजल्ट इज इंटरप्रेटेड इन फ्लोइंग वेव्स, हम इनको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर एक मतलब एक मैग्नेट है, उसको हम नॉन होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो ओरिएंटेशन ऑफ उसकी ओरिएंटेशन हो जाएगी बी की डायरेक्शन में, यानी उसके ऊपर फोर्स लगेगी। सिंस एटम आर टाइनी मैग्नेट, सिंस टाइनी एटम जो हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, तो जब हम उन्हें भी फील्ड के अंदर रखेंगे तो उनके ऊपर भी एक फोर्स लगेगी, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जिसको हम बोलेंगे, उसको हम निकालेंगे भी अभी, ठीक है। अगर अगर बी के अंदर एटम्स फील्ड के अंदर अगर एटम्स के पास कोई भी डायरेक्शन हो सकती तो हमारे पास मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट हैं, अगर एटम की कोई भी डायरेक्शन हो सकती फील्ड के अंदर तो हमारे पास प्लेट के ऊपर बहुत सारी हर एक डायरेक्शन में भी मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब फील्ड के अंदर उसके पास सिर्फ दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज़ थी, वो दो ही उसकी ओरिएंटेशन दो ही डायरेक्शन में जो है क्वांटाइज हो सकती थी। इन दिस एक्सपेरिमेंट देयर वाज नो बैंड बट डिस्क्रीट ट्रेसेस ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी हमें जो है कॉन्टिन्यूस नहीं मिला बल्कि क्या मिली, डिस्क्रीट वैल्यूज़ मिली, इसी को ही हम स्पेस क्वांटाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दिस शो द एटम पासिंग थ्रू द फील्ड वर ओरिएंटेड इन स्पेस इन डिस्क्रीट डायरेक्शन, सो द बीम डिफ्लेक्टेड इन सर्टेन डिस्क्रीट डायरेक्शंस ओनली, जो बीम है वो सिर्फ दो डायरेक्शन में ही वो हुई, डिफ्लेक्ट हुई, एंड इट गिव्स डायरेक्ट प्रूफ ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन। अब हम इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे, यानी अब उसके पास डिफ्लेक्शन फोर्स लगी तभी तो वो उस डायरेक्शन में अलाइन हुए, पहले तो वो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके पास जो है डायरेक्शन उनकी क्वांटाइज हो जाती है, तो अब उसके ऊपर फोर्स लग गया, ठीक है। मतलब किसने किया उनकी डायरेक्शन को क्वांटाइज या अलाइन, फोर्स ने, तो फोर्स कितनी होगी, फोर्स इज कर्ल बी जेड डिवाइड बाई कर्ल जेड, यानी कि जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी लग रही है, ठीक है, और डॉट न्यू जेड यहाँ पे है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। द रिलेशन बिटवीन द टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड जे इज, अब यहाँ पे म्यू जे जो यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो, इस म्यू जे की टोटल वैल्यू क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन म्यू बी, जी जे म्यू बी और एम जे, इस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, कर्ल बी जेड डिवाइड बाई कर्ल जेड, जी जे एम जे और म्यू बी। यहाँ से हमने फोर्स निकाल ली, अब फोर्स निकाल लिया तो हम एक्सेलरेशन इजीली निकाल सकते हैं, तो फोर्स वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन निकालनी है तो फोर्स को उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमने अभी फोर्स निकाली उसको हम एम से डिवाइड कर देंगे, और टाइम फॉर विच दे एक्सपीरियंस फोर्स, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेट द डिस्टेंस डी एंड स्पीड वी एक्स। और हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि 2 kT इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 kT डिवाइड बाई एम। यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल ली, टाइम निकाल लिया, वेलोसिटी से टाइम निकाल लिया, तो हम डिफ्लेक्शन सफर्ड बाय एटम, यानी जेड डायरेक्शन में कितनी उसके पास डिफ्लेक्शन हुई, पहले में हमने फोर्स निकाला, फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन कितनी हुई वो निकालने के लिए 1/2 AT स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हमारे पास ए है और टी है, वेलोसिटी से हमने टाइम निकाला और एक्सेलरेशन हमने फोर्स से निकाल ली, इसको हमने पुट किया तो हमारे पास डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आया डी स्क्वायर अपॉन 8 KT कर्ल बी जेड डिवाइड बाई कर्ल जेड, जी जे एम जे और म्यू बी। एम जे कैन हैव 2j+1 वैल्यू, सो बीम इज डिफ्लेक्टेड इन 2j+1 components, ओके। तो यहाँ पे जो जी जे की वैल्यू है इसमें से हमने कुछ टर्म्स कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद जी जे और एम जे की वैल्यू कैन हैव आइदर +1 और -1 फॉर सिल्वर एटम्स, यानी इनकी वैल्यू सिर्फ दो आई थी, ये डिफ्लेक्शन जो है सिर्फ दो डिफ्लेक्शन आई थी, जो एक या तो उसकी वैल्यू +1 थी या फिर -1, यानी प्लस जेड और आइदर -z, ठीक है। एट टेम्परेचर ऑफ ओवन सिल्वर एटम वर इन ग्राउंड स्टेट, जब हम टेम्परेचर ओवन में था हमारे पास सिल्वर एटम तो वो ग्राउंड स्टेट में था, जिसको 2s 1/2 से लिख रहे हैं। अब s के लिए l की वैल्यू 0 होती है और j यहाँ पे कितना दिया गया है, j इज इक्वल्स टू l प्लस एस, हाँ j इज इक्वल्स टू l प्लस एस, l की वैल्यू 0 हुई तो हमारे पास सिर्फ s बचता है, यानी कि 1/2 स्पिन 2j+1 ट्रेसेस, यानी कि 2 जेड की सिर्फ 2 ट्रेसेस आई हमारे पास, जैसे कि पॉजिटिव जेड और माइनस जेड जो सिलिकॉन एटम के लिए है हमारे पास यहाँ पे। अब एम जे की वैल्यू आई +1 plus minus 1/2, GS equals to 2, GJMJ is equals to plus minus 1. We don't need to do two tedious calculations. We just have to be in the knowledge of basic understanding what is going happening, what is going there, what is happening there. It also tells about the existence of electron spin. यानी ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इस चीज को नहीं बता रहा कि इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन क्वांटाइज होती है, बल्कि ये भी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास स्पिन होती है, ठीक है। बिकॉज इन ग्राउंड स्टेट फॉर L इक्वल्स टू 0 देयर, इफ देयर इज नो स्पिन देन J की वैल्यू 0 हो जाने वाली थी,
अगर वो ग्राउंड स्टेट में था, उसकी स्पिन 0 थी, तो ऑर्बिटल स्पिन 0 थी, देन J इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू 0। J इज इक्वल टू L प्लस S होता है ना, L की वैल्यू 0 हो जाने पे तो हमारे पास ये जो बीम थी वुड बी अनइफेक्टेड, हमारे पास सेंटर पे मिलती अगर इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन नहीं होती, क्योंकि J की वैल्यू जो होती है L प्लस S होती है। L S ग्राउंड स्टेट के लिए L की वैल्यू 0 होगी, तो J इज डायरेक्टली इक्वल्स टू S। अगर स्पिन 0 होती तो J की वैल्यू 0 यानी डिफ्लेक्शन भी 0 आ जाता, लेकिन S की वैल्यू 2 थी, प्लस 1/2 एंड माइनस 1/2, जिसकी वजह से हमारे पास बीम की भी 2 वैल्यूज आई, +1 and -1/2. And now the question arises is why we need homogeneous field and why don't we use homogeneous field। मतलब हमने हमने बोला कि हमने unhomogeneous field यूज की है, homogeneous क्यों नहीं की? homogeneous, ठीक है। If our field is homogeneous then the beam applied then there would be only one turning point, either in upward either in डाउनवर्ड, यानी इलेक्ट्रॉन या तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते या फिर नेगेटिव या तो हमें प्लस जेड डायरेक्शन में मिलती बीम या फिर माइनस जेड डायरेक्शन में, दोनों नहीं मिलती, ठीक है। और हमें और वी कैन से ओनली वन डायरेक्शन, सो वी नीड इनहोमोजेनियस फील्ड, ठीक है। हमें दोनों में चाहिए थी, ऑल पॉसिबल वेज चाहिए थे, तो हमने होमोजेनियस इनहोमोजेनियस फील्ड का यूज किया, ठीक है। व्हाई आयंस आर नॉट यूज्ड, एटम्स आर यूज्ड। व्हेन वी यूज आयंस देन लॉरेंस फोर्स एग्जिस्ट, सो ड्यू टू द ओरिएंटेशन समवेयर बिकम लेस, क्योंकि अगर हम आयंस का यूज करते तो उनके ऊपर आयंस के ऊपर कौन सी फोर्स लगती, लॉरेंस फोर्स, जो कम करने की कोशिश करती, तो ओरिएंटेशन क्या हो जाती, उसकी कम हो जाती। इसलिए हमने सिर्फ न्यूट्रल एटम्स को यूज किया ताकि लॉरेंस फोर्स जो है उसमें ना आए, पिक्चर में ना आए, इंस्टेड ऑफ आयंस टू रिमूव लॉरेंस फोर्स। नाउ देयर सम एक जो कैलकुलेशन सिंपल सा छोटा सा वो है कि अगर टेम्परेचर इतना है और डी जो उसकी लेंथ है वो इतनी है और कर्ल वी जेड और जेड की डायरेक्शन में इस तरह से चेंज हो रहा है, कैलकुलेट द सेपरेशन का फॉर्मूला जो हमने निकाला कि जेड है विच इज इक्वल्स टू, जो हमने अभी यहाँ पे निकाला था कि जेड किसके इक्वल आ रहा था, डी स्क्वायर अपॉन 8kT, ये जो वैल्यूज दी रखी हैं इसके अंदर हम पुट कर देंगे सारी की सारी वैल्यूज जो इन्होंने दे रखी हैं, इसके अंदर पुट करने के बाद हमारे पास जो है ये आंसर आ जाता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द de Broglie interpretation in Bohr quantization law. Thanks for the video.